बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am teacher from Hira Public Secondary School. Dear students, for class 9th केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हवाले से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 to चैप्टर 5 तक क्लास 8 में स्टडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपना नया नेक्स्ट चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर से 9th क्लास में स्टार्ट ले रहे हैं। अगर बच्चों को आप लोगों को किसी भी पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 1 to 5 किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, काम के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, आप लोग स्कूल आ जाएं, मुझसे रब्ता करें। जो चीज़ भी पूछनी है वो दोबारा से रिपीट कर लें, आके पूछ लें। जहाँ पर जो भी उलझन है वो आके डिस्कस कर लें। हम फ़िलहाल चैप्टर 6 से स्टार्ट लेंगे। इनफरादी तौर पर पिछले बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनके आपके स्कूल आके डिस्कस कर लें। स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, मैटर के हवाले से हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पहले आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं। मैटर है क्या? यकीनन अब आप लोगों के जहनों में आ जाना चाहिए कि मैटर क्या है। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ दुनिया की जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मादा मैटर कहलाती है। इस चैप्टर में हमने इसी मैटर और इसको मैटर को ही डिस्कस करना है। मैटर यकीनन अब आपकी समझ में आ गया। मैटर की स्टेट्स, मादा की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हर एक को पता है कि मादा की 3 हालतें, 3 स्टेट्स हैं। आए स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं? मैटर में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैटर की ये 3 स्टेट्स जो है, मैटर्स में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की मोशन और बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस। इन 3 रीज़न्स की, बेसिक रीज़न्स की वजह से मैटर की स्टेट्स जो है वजूद में आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो स्टेट जिसकी कोई डेफिनेट शेप होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्पेस नहीं होती, वो शेप जो कि एक डेफिनेट शेप है, एक वेट है, वो स्टेट जो है वो कहलाती है सॉलिड, ठोस। अगर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में स्पेस पाया जाए, मॉलिक्यूल्स दूर हों एक दूसरे से, उनमें फोर्सेस जो हैं वीक हों और डेफिनेट शेप ना हो, जिस कंटेनर में मौजूद हों वही शेप जो है वो इख्तियार कर ले, तो वो स्टेट जो है वो लिक्विड कहलाती है। अगर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में स्पेस बहुत ज़्यादा हो, यानी वो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स काफ़ी फासले पर हों और जिस जगह पर भी वो मौजूद हों वो बहुत तेज़ी से फास्टली जो है अपने आगे पीछे, दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट और अप थ्रो जो है वो अपवर्ड जो है वो डायरेक्शंस में बहुत फास्टली जो है वो रनिंग कर सकें, मोशन उनकी बहुत फास्ट हो, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस
अट्रैक्शन फोर्सेस पाई जाती हैं वो बहुत बहुत वीक होती हैं। उनके वीक होने की वजह से जो है इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी फास्टली मूवमेंट होती है। इसी वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ज़रिए इस मैटर की स्टेट्स को जो है वो हमने डिस्कस करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दरअसल मैटर के हवाले से एक थ्योरी पेश की गई थी। इसके हवाले से कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या? कोई भी मैटर वो कंपोज्ड होता है टेनी पार्टिकल पर, वेरी टेनी पार्टिकल। उन टेनी पार्टिकल्स को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशंस पाई जाती है या वो हमेशा मोशन में रहते हैं और उस मोशन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टेट्स के हवाले से जो है वो कम या ज़्यादा होती है या मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस की वजह से वीक और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। ये था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से हम जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर सॉलिड के हवाले से कहा जाता है कि हर एक सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप रखता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक होते हैं यानी कि उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, लिहाजा एक मखसूस शेप, डेफिनेट शेप होती है। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं क्योंकि इनके दरमियान स्पेस नहीं है इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है अपनी ही जगह पर मौजूद रहकर बैक और फोर्थ जो है आगे पीछे अपनी ही जगह पे मौजूद रहकर आगे पीछे या दाएं बाएं या ऊपर नीचे जो है वो उनमें वाइब्रेशन की सूरत में जो है वो मोशन मौजूद होती है। मोशन होती है लेकिन वाइब्रेशन की सूरत में। इन मॉलिक्यूल्स में क्योंकि स्पेस मौजूद नहीं है, मोशन है लेकिन वाइब्रेशन की सूरत में, तो इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस दरअसल मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको कोहेसिव फोर्सेस कहा जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के ऊपर ना तो स्लिप करते हैं ना स्लाइड करते हैं। ये था सॉलिड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम लिक्विड के हवाले से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं होते क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस मौजूद होती है। अब क्योंकि इनके दरमियान स्पेस मौजूद है, टाइटली पैक्ड नहीं है ये, तो ये जो है इनके दरमियान मोशन भी स्पीडली होती है, फास्ट होती है। उनको रनिंग करने के लिए स्पेस मौजूद है उनके पास। अब स्पेस है लिहाजा इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस भी वीक होती हैं। ये इनकी जो मोशन है, जो इनकी रनिंग है, वो तमाम डायरेक्शंस में हो रही होती है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, हर एक डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। गैस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, उनके
टाइटली पैक नहीं होते, उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि मालिक्यूल्स या जिस कंटेनर में भी वो गैस मौजूद है वो मालिक्यूल्स तमाम डायरेक्शन में फास्टली एक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कंटेनर की वॉल्स के साथ जो है उनका कोलिजन हो रहा होता है। अब क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, फास्टली जो है मूवमेंट पाई जा रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस जो है वो बहुत वीक होती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि अब जब वो वीक हैं तो लिहाजा उनके दरमियान जो है अट्रैक्शन फोर्सेस ना होने के बराबर हैं। जब अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, रनिंग फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो लिहाजा इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम उनका डेफिनेट होता है। ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस स्टेटमेंट था। बच्चों, छोटा सा एक टॉपिक था ये, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स का बाहम तबादला, एक स्टेट का दूसरी स्टेट में जो है कन्वर्ट होना। मैटर की तीनों स्टेट की एबिलिटी है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल का हम मुशाहिदा करते हैं। बर्फ़, आइस क्यूब्स आप लें, उनको रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। ये आइस या बर्फ़ जो है आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर की फर्स्ट स्टेट यानी सॉलिड है। कुछ देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आइस क्यूब्स जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं लिक्विड में, वाटर में। ये मैटर की सेकंड स्टेट लिक्विड यानी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। इस लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, यानी इसको आप बॉईल करना शुरू कर दें, हीट करना शुरू कर दें, तो ये जो है उसके बाद थर्ड स्टेट यानी जो है एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक आम मुशाहिदा आपके पास, एक आम सी सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए हमने देखा कि मैटर की 3 स्टेट्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्ज हो रही हैं, कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है, यानी तीनों स्टेट जो हैं वो आपस में तब्दील हो जाती हैं। मैटर की इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम जहन में रखते हुए आगे डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिड जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है लिक्विड में। हाउ इज़ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एक ठोस माया में किस तरह तब्दील होता है। एक ठोस को जब टेम्परेचर हीट करना शुरू कर दें तो उसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी फ़िक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी मोशन बढ़ रही है, मोशन बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से वो जो अपनी फ़िक्स पोजीशन है उसको छोड़ते हैं और उनकी तरतीब जो है वो चेंज होती है। तरतीब चेंज होने की वजह से जो है उनके बॉन्ड्स वीक हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, और लिहाजा वो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में। यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। वो जब मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट, नुक्ता पिघलाव क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो दर्जा हरारत का वो नुक्ता आखिर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, तो वो जो है वो कहलाता है नुक्ता पिघलाव। जिस वक्त सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है उस टाइम सॉलिड का और लिक्विड का जो है टेम्परेचर सेम एक होता है, जब तक के तमाम सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए उस वक्त तक टेम्परेचर सेम एक जैसा रहता है। हालांकि उस दौरान मुस्तकिल सॉलिड को
हीट दी जा रही होती है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि वो पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इस वक्त यहाँ पर एक और मज़ीद टर्म का इजाफा हो जाता है, फ्यूजन, गदाख्त, पिघलाव। गदाख्त, पिघलाव, फ्यूजन क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी वो अमल जिसमें एक सॉलिड ठोस से माया हालत में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए जबकि टेम्परेचर सेम रहे, उस अमल को कहा जाता है पिघलाव, फ्यूजन या गदाख्त। यहाँ तो टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, हीट किया और सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि उनको जो है हम गर्म तो करें लेकिन वो लिक्विड में चेंज ना हो, बल्कि डायरेक्ट वो जो है गैस में थर्ड स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएं, तो उस वक्त जो है उसको एक नई टर्म का इजाफा हो जाएगा। एक नई टर्म में हम कहेंगे उसको, एक नई डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, सब्लिमेशन। ठोस को जब हीटअप किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि उनको हीट किया जाए, टेम्परेचर राइज किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट वो जो है वेपर्स में या गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की आम एग्जाम्पल आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड या नैप्थलीन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक है आज का जिस पे आज हमारी डिस्कशन है, स्टडी है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। हाउ इज़ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस? एक माया किस तरह से गैस में तब्दील होता है? स्टूडेंट्स, आम मुशाहिदा है घर में काम करते वक्त कुछ नहीं, एक बर्फ़ क्यूब्स निकाल कर रखें आप सामने, आप क्या देखेंगे? ऑब्ज़र्व कीजिए, किचन में काम कर रहे हैं, चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा हुआ है, कुछ पका रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो देखिए क्या ऑब्ज़र्व होगा? उबल रहा है पानी, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। उस वक्त हम देखेंगे कि चाहे वो लिक्विड था या वो आइस क्यूब्स थे, उसको जैसे ही हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखा या पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, उनमें से आपको वेपर्स नज़र आ रहे होंगे, बुखारात। किस सूरत में? स्टीम की सूरत में वो जो है उसमें से खारिज हो रहे होंगे। ये तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी। एक एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट देना शुरू करते हैं, यानी कि उसको हम उसका टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे उसका राइज़ होना शुरू होगा, उस लिक्विड के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी मोशन बढ़ रही होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो मालिक्यूल्स उस लिक्विड के, जो उसकी एक्सटर्नल सरफेस होगी, सबसे ऊपर वाली सरफेस जो होगी, उससे वो मालिक्यूल्स तेज़ी से स्केप होना शुरू हो जाएंगे, यानी वहाँ से वो बाहर की फ़िज़ा में जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे वेपर्स की सूरत के अंदर। ये जो मालिक्यूल्स का स्केप होना है एक्सटर्नल सरफेस के साथ या सबसे बैरूनी सतह से जो मालिक्यूल्स जो हैं फ़िज़ा में शामिल होते चले जा रहे हैं वेपर्स की सूरत में, तो ये प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन, अम्ल तबख़ीर। अम्ल तबख़ीर, एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है? escaping of contained molecules from the surface of liquid due to increase of kinetic energy is called evaporation. अम्ल तबख़ीर वो अमल जिसमें किसी माया की, किसी लिक्विड की बैरूनी सरफेस से जो है मालिक्यूल्स फरार होना शुरू हो जाएं बाहर की फ़िज़ा में, यानी कि उसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाएं, एस्केप करना शुरू हो जाएं, तो वो अमल कहलाता है एवापोरेशन या अम्ल तबख़ीर।
जब एक लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर जो है वो किसी ख़ास स्पेशल पॉइंट पर पहुंच रहा है या उस पॉइंट पर पहुंच रहा है लिक्विड का टेम्परेचर कि वो जो है उसका वेपर प्रेशर जो है वो जो बाहर की फ़िज़ा है उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, दोनों प्रेशर यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और जिस फ़िज़ा में जिस माहौल में वो मौजूद है वहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस वक्त जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और उस वक्त उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड। इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड के इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड के अंदर जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बबल्स बनने के बाद वो उसकी एक्सटर्नल सरफेस पर आते हैं और आने के बाद वो फट जाते हैं और फटने के बाद जो है वो उसमें से वेपर्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो रिलीज़ की सूरत में हो रहे होते हैं, गैस फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट में। इस बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इस बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहता है उस वक्त तक जब तक के तमाम लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस जिस वक्त लिक्विड जो है वो कम्प्लीटली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं या वेपराइजेशन भी कहा जाता है। डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स यानी नफूज और गैसों और मायात में नफूज डिफ्यूजन क्या चीज़ है? आप कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, कमरे में किसी एक कोने में आपने परफ्यूम स्प्रे किया, क्या होता है? चंद लम्हात बाद आपको पूरे कमरे में उसकी खुशबू, परफ्यूम की स्प्रे की खुशबू पूरे कमरे में महसूस होगी। इसी तरह किचन में आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना जल गया, चंद लम्हात बाद पूरे घर के अंदर उसकी महक फैल जाएगी। ये क्या है? यही नफूस है, यही डिफ्यूजन है कि परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज़ी से हर तरफ फैल गई। इसी तरह जलने की बदबू थोड़ी देर में पूरे घर में महसूस हो रही होती है, फील हो रही होती है। तो ये सब क्या है? ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स स्मॉलर मास और डेंसिटी। नफूस डिफ्यूजन दरअसल किसी खुशबू का, बू का माया या हवा के ज़रिए हर तरफ यकसां तौर पर फैल जाने को कहते हैं और खुशबू या बू का फैलना हर जगह, इसकी जो शरह का इन्हिसार है, इसकी जो फैलने की रफ्तार का इन्हिसार है वो इसके मोलर मास या डेंसिटी पर मुनहसर हो। स्टूडेंट इसी डिफ्यूजन का मुशाहिदा एक स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम ने मुख्तलिफ़ गैसों की रेट ऑफ डिफ्यूजन पर उसने काम किया और उसके बाद उसने एक कानून पेश किया जिसको ग्राहम्स लॉ या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लॉ कहा जाता है। अब ग्राहम्स लॉ है क्या? डिफ्यूजन के हवाले से, गैसेस ऑफ डिफ्यूजन के हवाले से ये लॉ है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। यानी क्या कानून है कि किसी गैस की नफूजी रफ्तार उस गैस की मालिकुली मास या कसाफत की जज़र के रास बिलअक्स मुतनासिब होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिलअक्स मुतनासिब होती है।
इसको डिफ्यूजन लॉ भी कहते हैं, ग्राहम्स लॉ भी कहते हैं। अब मुख्तलिफ़ गैसों में रेट ऑफ डिफ्यूजन मुख्तलिफ होती है, लेकिन हल्की गैस जो लाइटर गैस है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी देन हैवियर गैस के। जिस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस की निस्बत 4 गुना ज़्यादा जो है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर गैस है जबकि ऑक्सीजन गैस एक हैवियर गैस है। जिस तरह से स्टूडेंट्स जिस तरह गैसों के अंदर डिफ्यूजन का मुशाहिदा किया जाता है, इसी तरह से माया में, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। आप एक बीकर लें, बीकर के अंदर पानी डालें और उसके बाद उसके अंदर आप रेड एंड ब्लू कोई सी भी इंक लेकर उसके 2 से 4 ड्रॉप्स डाल दें। क्या देखेंगे? चंद लम्हात बाद, फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन चंद लम्हात लगेंगे। चंद लम्हात के बाद आप देखेंगे कि वो इंक ड्रॉप जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होने के बाद एक वक्त आएगा चंद मिनट के बाद कि वो पूरा बीकर जो है वो अगर रेड इंक थी तो रेड हो जाएगा और ब्लू इंक थी तो ब्लू कलर का वो पानी हो जाएगा, हालांकि आपने वो ड्रॉप्स एक जगह डाले थे। तो वो उन ड्रॉप्स का मुकम्मल तौर पे पूरे बीकर में जो है यकसा तौर पर स्प्रेड हो जाना, पूरा पानी का कलर चेंज होना, यही डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर। जबकि मैटर की स्टेट सॉलिड के अंदर जो है वो डिफ्यूजन नहीं होता। चैप्टर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक आज हम स्टडी कर रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। 1827 में इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट का जो है लिक्विड में, वाटर में जो है उसने उसका मुशाहिदा किया था। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन थी ये। उसके बाद उसने जो है पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट को चेक करने के बाद जो उसने इसको पेश किया था, नाम दिया उसने इसको ब्राउनियन मूवमेंट। उसने पोलन ग्रेन्स को पानी में डालने के बाद, अच्छा बच्चों पहले यहाँ पर पोलन ग्रेन्स क्या हैं पहले इनको भी जहन में रख लीजिएगा। आपने मुख्तलिफ फ्लावर देखे हुए हैं, फ्लावर के मेल पार्ट एंड्रोशियम के अंदर कुछ बारीक बारीक से दाने होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो कि उसके एंथर में मौजूद होते हैं। उन्हीं पोलन ग्रेन्स का जिक्र किया जा रहा है। वो पोलन ग्रेन्स उसने पानी में डालने के बाद उसने उनको माइक्रोस्कोपिक उनका ऑब्जर्वेशन किया, तो उसने देखा कि वो पोलन ग्रेन्स लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर जो है वो स्टिल पोजीशन में नहीं हैं, मुस्तकिल वो जो है वो मूवमेंट में थे। और वो मूवमेंट उनकी जो है वो जिग-जैग मूवमेंट थी, जिग-जैग मूवमेंट थी, और उसने उस मूवमेंट को फिर ब्राउनियन मूवमेंट कहा। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या है दरअसल? A continuous rapid zigzag motion of suspended particles through the medium is called Brownian movement। जी, ये थी ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसके लिए आप इसको एक एग्जांपल करके देख सकते हैं कि थोड़ा सा सल्फ़र पाउडर जो है वो आपने किसी लिक्विड में, पानी में ही मिलाया, मिक्स किया, और उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत जो टेनी पार्टिकल्स थे सल्फ़र पाउडर के, वो उसके अंदर मौजूद होंगे। अब उस फिल्ट्रेट का एक ड्रॉप जो है आप स्लाइड पे लेकर माइक्रोस्कोपिक उसका ऑब्जर्वेशन करें, तो उसके अंदर वो सल्फ़र पार्टिकल जो है, छोटे छोटे सल्फ़र पार्टिकल, वो मुस्तकिल रैपिड ज़िगज़ैग मोशन में नज़र आएंगे। यही जो है कंटिन्यूस रैपिड ज़िगज़ैग मोशन जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट है। स्टूडेंट्स, यकीनन चैप्टर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप स्कूल आएँ, आके रब्ता कर लें, इंशाल्लाह तमाम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।